तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के हम चैनल एसकेएम स्टडी में फिर स्वागत है। देखिए आज आपके सामने बहुत ही बड़ा चीज सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए बताने क्या वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 और 2022। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था, जो कि इंग्लिश में जारी किया है। हम इसको आपको हिंदी वर्जन में पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको इसमें अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताए जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा और इसकी फुल सॉल्विंग करने का हम प्रयास करेंगे। आपको जितनी वीडियो पार्ट देना चाहेंगे उतने पार्ट में आपको सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में आपके पूरे जो क्वेश्चंस पेपर है सॉल्व नहीं हो सकते। हम इसमें 2 सेक्शन 3 सेक्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में आपको पूरा सेक्शन सॉल्व करके बता देंगे। तो ये आपको घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इससे पहले जान लीजिए आपकी एसकेएम स्टडी। ठीक है, अब आपके लिए एसकेएम स्टडी ऐप लाया गया है। तो 10 तारीख तक आपको सभी लोगों को 10 फरवरी तक, ठीक है, 10 फरवरी तक आपको सभी लोगों को क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है और 95 प्लस की तैयारी करनी है। ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं वहाँ पे। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज आपको कल वीडियो दी गई थी, आज आपकी 2 वीडियो जाएंगी। तो 2 वीडियो आज आपकी जाएगी। जो वीडियो यूट्यूब पर जा रही है सारी वीडियो आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, और जो पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स आपको फ्री मिलेगा। पूरे चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन जो बच्चे हमारे परचेज नहीं किए उनके लिए यह सुविधा नहीं रहेगी। तो जो जो बच्चे हमारे परचेज किए हैं उनको लिए खुशी होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ हम मेहनत करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ हम लगे रहेंगे। ठीक है, देखिए इस मॉडल पेपर में कहा क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आज अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, यानी कि 15 मिनट शुरू के क्या किए जाते हैं, स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर में क्या है, इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस पेपर है 5 सेक्शंस, इसमें आपके 5 सेक्शन मिलने वाले हैं, ए बी सी डी और ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिए सेक्शन ए में क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि इसमें आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, सेक्शन सी की बात करेंगे, सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बी की बात करेंगे तो वी इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, बी में क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स, इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क्स का इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात क्या करेंगे सेक्शन बी में, तो बी इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ये क्या है कि सेक्शन बी वाला तो बता दिए। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी इज अ शॉर्ट आंसर टाइप आई एंड कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि मैं इसमें 2 मार्क्स कैरीज कर, इसी प्रत्येक इसका क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। उसके बाद बात करेंगे डी, डी इज अ शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, जो कि करीज 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स के आपके जो प्रश्न होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है सारे। अब देखिए आगे बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन सी में देखिए ये तो हो गया। सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप कैरीज 5 मार्क्स, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऑल 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन गिवन इंटरनल चॉइस, आपके आधार पर कौन से क्वेश्चन आप करेंगे ये आपकी चॉइस है। यू हैव टू डू ओनली 1 क्वेश्चंस फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चंस, तो आपको चूज करना होगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में देखो जो आपको क्वेश्चंस दिया गया था उसके पहले सॉल्विंग कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी सॉल्विंग बताई जाएगी और आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, देखिए बात क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है, न्यूनतम होती है। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स और गामा रेज। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा रेज। क्या हो जाएगा, गामा रेज जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं कि गामा रेज जो होती है हमारी वह क्या होती है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है गामा रेज की बहुत ही न्यूनतम होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, गामा किरणें गतिमान कण का संवेग p है, पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यदि संवेग p है तो पदार्थ की तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे h/p क्या होगा है, लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य h/p होता है। ठीक है, h/p
पी होता है। तो यहाँ तक इसको आपको समझ लेना है। आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए का सी नंबर, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंसर्वेशन ऑफ, यानी कि पहला नियम किस पर आधारित है। जो किरचॉफ का पहला नियम है किस पर आधारित है, ठीक है। देखिए, एनर्जी पर, मोमेंटम पर, चार्ज पर और मास पर। तो ये जो पहला नियम है किस पर आधारित है, मोमेंटम पर आधारित होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स संस्कृतिव धारा के कारण क्या है। तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें रिवर्स संतृप्ति धारा के कारण कौन कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, पी टाइप और एम टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ऊर्जा वाहक कौन से, देखिए इसका इंग्लिश क्या है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुमत ऊर्जा वाहक कौन से होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, होल होता है, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए अगला क्या है, द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप, ठीक है। जो मीटर ब्रिज का तार किसका बना होता है, जो मीटर ब्रिज होता है इसका तार किसका बना होता है, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, आयरन, कॉपर, मैग्नीन या स्टील। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको सुविधा के लिए हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बस हमारे साथ लगे रहने की जरूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। चलिए आगे आपको बताते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या है, देखिए सेक्शन बी की बताते हैं, ठीक है। सेक्शन बी क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज। तो बार्मर श्रृंखला की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द सिंगल स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक गोलाकार सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ये आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे का ए नंबर क्या होगा, सेक्शन बी में दूसरे का ए का आंसर क्या होगा, 364.8 नैनोमीटर होती है इसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब देखिए आगे आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्या है कि एक गोलाकार सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इसके सूत्र क्या होगा, एफ इक्वल टू एन माइनस वन इंटू आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना है। चलिए आगे आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको सॉल्विंग करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोटोप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आइसोटोप क्या है, इसकी एग्जांपल से आपको समझना है, जिससे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो समस्थानिक का क्या होगा, देखिए समस्थानिक की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, और परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसे समस्थानिक है, जैसे 1s2 1 1s1 1s2। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ आ रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, परमाणु भार क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द रेडियो एक्टिव वेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेंटेरिंग पावर, ठीक है। तो ये चलिए आगे इसको करेंगे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। उससे पहले हम डी नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए डी नंबर क्या है कि राइट रेडियो एक्टिव वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेंटरिंग पावर, यानी कि देखिए इसमें क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके, ठीक है। यानी कि जो हमारी यहाँ देखिए जो आपका आंसर नंबर 2 का डी था वो इस तरीके से, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज द गामा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ये आपकी सीरीज है जो कि आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी कि ई नंबर की, एक कैपेसिटर की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेटों की क्षेत्रफल बढ़ाकर, यानी जो धारिता होती है कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, उसके बीच की दूरी को घटाकर तथा उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर। तो इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपकी जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि गिव लॉजिक सिंबल बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, यानी कि लॉजिक सिंबल में बुलियन एक्सप्रेशन और एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखना होगा, ट्रुथ टेबल लिखना होगा। एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखिए ये होता है, इसका सिंबल देखिए ये होता है, इसमें 2 इनपुट और एंड गेट लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू ए इंड बी होता है। अब यहाँ इस गलती देखिए, अगर हम ए का मान 0 बी का मान 0 रखते हैं तो क्यू का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बी का मान 0 1 का ए का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा, फिर भी 0 आएगा। यदि 1 का मान 1 और ए का मान 0 रखते हैं तो फिर भी 0 आएगा। यदि दोनों का ए रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बुलियन एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। सेक्शन सी में देखिए जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट द डिफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन आपको लिखना है, इसकी यूनिट लिखना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमसे क्या मतलब है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं पहले उसको समझ लीजिए। तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत, कोई तल के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा था हमसे, कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फ्लक्स कटिंग है, ठीक है, यानी कि जो आपका देखिए जैसे आपके मान लीजिए कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई प्लेट रखा हुआ है, ये फ्लक्स को काट रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्लक्स को काट रहा है, यह उसी यहाँ पे आपको फैराडे का नियम आप पढ़े होंगे कि जो हमारा निगेटिव आता है वह उसी कारण का विरोध करता है। अगर निगेटिव लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फ्लक्स कटिंग है उसका वह विरोध करता है। हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो फ्लक्स कटिंग का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। निगेटिव का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, यानी कि 5 एम्पियर करंट एक तार में 5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास पर यूनिट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में गुजर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात क्या करेंगे, इसको सॉल्विंग की करेंगे। ठीक है, देखिए दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है आई इक्वल टू हमें कितना दिया था, 5 एम्पियर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और समय देखिए हमें कितना दिया है, टाइम दिया है हमें 60 सेकंड, कितना दिया है, 60 सेकंड दिया है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, तो इससे हम क्यू का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू का मान कितना आएगा, 300 कूलाम आएगा, क्योंकि आई का मान कितना है, आई का मान हमें कितना है, 5 दिया है, और टी का मान 60 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 कूलाम हो जाएगा। अब देखिए Q इज इक्वल टू एन ई हमें मालूम होगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Q का मान हमें मालूम हो गया, एन का मान निकालना है, इसका 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका मान हमें मालूम है। चलिए आगे आपको दिखा बताते हैं। आगे देखिए n बराबर कितना है, 300/1.6 × 10⁻19, तो n का मान टोटल क्या निकल कर आएगा, 1.87 इंटू 10⁻17। ये संख्या में होगा, नंबर में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सी तीसरे का सी नंबर, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट के आधार पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया जाता है हमें फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज की हमें क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है, यानी तरंग दैर्ध्य निकालना है। चलिए इसको निकाल कर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, आर बराबर, आर का मान हमें दिया है, आर का मान यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻17 होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए N1 हमें यहाँ से देखिए
ये बार्मर लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी बार्मर श्रेणी, ये हमारी क्या है, बार्मर श्रेणी है। तो 2 से 1 की ओर आ रहे हैं तो n1 का मान 1, n2 का मान 2, 1 से 2 की ओर जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 1 से 2 की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर r इंटू 1 माइनस 1/4। यहाँ से कैसे आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। 1/λ इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर, क्या हो जाएगा 3/4 इंटू आर। अब देखिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू आर बराबर 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 1.21 इंटू यस इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये टोटल इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 1215 एंगस्ट्रॉम हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो ये दशमलव है इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 यानी -7 -3 -10, यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है, 1215 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे हम क्या बात करेंगे, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो हिंदी में आपका क्या होगा, डी ब्रॉगली समीकरण को आपको शुद्ध करना है और या तो प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसके द्वारा आपको सिद्ध करके आपको बताते हैं। चलिए क्या होगा, देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण, जो डी ब्रॉगली समीकरण का तरंग दैर्ध्य का समीकरण है उसके बारे में बताते हैं आपको। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा, अगर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो उसके आधार पर जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा होगी एच ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगी, ई इज इक्वल टू एच न्यू होगी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर बात करते हैं, जहाँ एच क्या है हमारा, एच की बात करेंगे, जहाँ एच प्लांक नियतांक है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, ठीक, जूल सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए यदि फोटॉन का द्रव्यमान यम है, फोटॉन का जो द्रव्यमान है कितना है, यम है, और प्रकाश की चाल सी है, प्रकाश की चाल कितनी है, सी है, तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा, तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि फोटॉन का द्रव्यमान यम है और प्रकाश की चाल सी है तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं तो क्या है, एच न्यू है, और समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं तो ई बराबर एम सी स्क्वायर है, समीकरण नंबर 2। तो देखिए ई बराबर क्या है, एम सी स्क्वायर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के अगर मिलाएंगे तो हम क्या होगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए एच एम बराबर एच न्यू अपान एच वी अपान सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा। तो फोटॉन का संवेग क्या होता है, पी बराबर एम सी, फोटॉन का संवेग क्या होता है, पी बराबर एम सी होता है। और यम का मान रखने पर, यम का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए यम सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यम सी, ठीक है, एम सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एच वी अपान सी का स्क्वायर इंटू सी, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बराबर एच वी अपान सी, क्या हो जाएगा, एच वी अपान सी हो जाएगा, क्योंकि सी इज इक्वल टू वी लैम्डा होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी लैम्डा होता है, तो सी इज इक्वल टू वी लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी का मान रखने पर, यहाँ से अगर सी का मान हम रख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से सी का मान रख देते हैं तो P इज इक्वल टू एच वी अपान लैम्डा। देखिए यहाँ से आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, एच, यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बराबर एच, और क्या बचेगा, वी बचेगा। नीचे देखिए ये इंटू में है, ये भाग में है, तो ये सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नीचे सी। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी इज इक्वल टू वी लैम्डा होता है, क्योंकि हमें मालूम है, हमें ये फार्मूला मालूम है, सी इज इक्वल टू वी लैम्डा होता है। तो सी इज इक्वल टू वी लैम्डा होता है। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं
तो सी का मान हम यहाँ पे रख देंगे, सी इज इक्वल टू एच न्यू यानी कि वी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, सी की जगह क्या लिख देंगे, वी लैम्डा लिख देंगे, कोई दिक्कत। पी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि वी से वी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी ही तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा को ही द्रव्यावली समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को आपको बता देते हैं कौन। देखिए सेक्शन सी में आपको क्वेश्चंस देख लेना है पहले। क्या है, डिराइव द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ। तो देखिए आपको मिला लेना है, आपको ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है, आपको यूपीएमएससी से वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी लिंक, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करेंगे तो यही मॉडल पेपर आपका आने वाला है। तो सेक्शन, अभी 2 सेक्शन आपको बचा है, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो 2 सेक्शन आपको अगले पार्ट में सॉल्विंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्विंग आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये इतने सेक्शन आपको सॉल्विंग हो गए हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आगे आपको सेक्शन डी की ओर चलते हैं। सेक्शन डी में देखिए क्या होता है। अब सेक्शन डी की बात करते हैं कि उसमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं, उस सब क्वेश्चंस को आपको एक बार बता देते हैं। और आप ये क्वेश्चंस हिंदी वर्जन में हमने लिखा है, जो मॉडल पेपर आपका दिया था उसी के क्वेश्चंस हैं। 4A की बात करें, सेक्शन डी के 4A में देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया था। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का क्या करना है, सूत्र की स्थापना कीजिए। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। उसके बाद एफ बराबर F1 F2 अपान F1 प्लस F2, ये हो जाएगा। चौथे के बी की बात करते हैं, तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के व्युत्पन्न करें। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को व्युत्पन्न करें। सी में देखिए क्या क्वेश्चन दिया था, ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती है, ठीक है। अब डी के नंबर की बात करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अनंत लंबाई के धारावाही सीधे तार से दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। तीव्रता का सूत्र का व्युत्पन्न करना है। तो अभी ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। देखिए क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप लोग अपने से भी खोज कर कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो खोज कर कुछ कर लेंगे, इसके बाद हम आपको करवाएंगे ये, ठीक है। तो एक कॉइल के सेल्फ इंडक्शन का गुणांक 40 मिली हेनरी है, जिसमें विद्युत प्रवाह 2 एम्पियर हो जाता है। 5 मिली सेकेंड में 12 एम्पियर कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्या है कि एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 है। तो इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। अब 5 के बी की नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो 5वें के बी नंबर के बाद ये सेक्शन आपके डी में ही आएगा, ठीक है। एक छोटी दूरबीन का उद्देश्य फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर और फोकल लंबाई 60 सेंटीमीटर की एक नेत्र लेंस है। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी निकालना है आपको। सी नंबर की बात करेंगे तो एलईडी क्या है, एलईडी आप लोग जो जलाते हैं घर में, एलईडी क्या है, इसकी विशेषताएं, परिपथ, आरेख बनाकर दिखाइए। उसके बाद अगला क्या है, डी नंबर, किरचॉफ के विद्युत परिपथों के नियमों को परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। उसका क्या है, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको समझाना है। 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई इसका टेस्ला, ठीक है। आगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य निकालना है आपको। इसमें गणना करें कि दोलन विद्युत क्षेत्र का व्यंजन लिखिए। तो ये आपके जो प्रश्न है सेक्शन डी के प्रश्न थे, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप एग्जाम में आने की संभावना 100% है। इसकी सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, ठीक है। ई नंबर की बात करते हैं, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना कीजिए। n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखिए कितना दी है, 13.6/n2 EVH इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे,
इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस 5-5 नंबर को होंगे। देखिए छठे क्वेश्चन की बात करें सेक्शन ई में, तो संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, रैखिक चार्ज घनत्व क्या है, गास प्रमेय का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है। देखिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में 3 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान गति से घूम रहा है, तो इसकी गणना करना है। क्या गणना करना है, दिया है हमें μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर अपान एम्पियर इंटू मीटर, या ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन आपको ये भी करना होगा, डिराइव द फार्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल उत्पन्न करना है आपको। अब देखिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन में देखिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आपको बस थोड़ा सा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। एलसीआर संयोजन के लिए एक श्रेणी अनुनाद परिपथ बनाइए। इसके लिए गुंजयमान आवृत्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। यंग के प्रयोग से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश स्रोत का उपयोग करते समय 0.6 mm की फ्रिंज चौड़ाई स्क्रीन पर 2 मीटर की दूरी पर प्राप्त की जाती है। यदि पूरे उपकरण का अपवर्तनांक 1.5 द्रव को डुबाया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे आपको बताते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। इसका आधार पतला क्यों बनाया जाता है, यह अधिक उपयोगी क्यों है, तो ये आपको लिखना होगा। 9वें में अथवा एक आता है, और अथवा में आपको क्या करना होगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की क्या करना है, हमें विवेचना करना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपका जो मॉडल पेपर था, पूरा मॉडल पेपर आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है हिंदी मीडियम में। तो ये हिंदी का वर्जन है आपका, तो इसको आपके प्रश्नों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले तो अपना डाउनलोड ही कर लेंगे, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड की एग्जाम है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और सेकंड पार्ट में आपको इसकी सॉल्विंग बताएंगे, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।